स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है और साथ में हम ये देखेंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। इकोसिस्टम, द फर्स्ट टर्म यूज्ड बाय टेंसले इन 1935 आर मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स नोन एज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम वास्तविकता में किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त जीव, चाहे वो माइक्रोब्स हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, वह सब उस क्षेत्र का बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। और उस क्षेत्र में जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो अजैविक तत्व है, चाहे वो ज़मीन मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो वायु हो, वो सब उस जगह उस क्षेत्र का अजैविक तत्व कहलाते हैं। तो दिए गए क्षेत्र के किसी क्षेत्र का जैविक घटक व अजैविक घटक को हम उस क्षेत्र का इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जब हम ऊर्जा का प्रवाह और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग का अध्ययन करते हैं या उस पर हम फोकस करते हैं, तो हम उसे इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को भी हम अनेक प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि जो सामान्य तौर पर हम इकोसिस्टम को नेचुरल इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में वर्गीकृत कर सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम मीन्स जो प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। ये भी दो बड़े इकोसिस्टम में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक तो हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, चाहे वो फॉरेस्ट, जैसे उदाहरण के तौर पे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, इन जिन्हें हम स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। दूसरा होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं, चाहे वो छोटे से तालाब हो, पोखर हो, नदियाँ हो, या मैराइन इकोसिस्टम, या हम कहें कि समुद्र हो। इस तरीके से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मानव द्वारा निर्मित जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कह सकते हैं। जैसे एक कोई खेत हो गया, क्रॉपलैंड हो गया, मानव निर्मित झीलें हो गई, टाउनशिप्स हो गई, शहर हो गए, सिटीज़ हो गई, इन्हें हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। इस स्लाइड के अंदर बताया जा रहा है कि इकोसिस्टम के जो दो मुख्य घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, जो बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स हैं मुख्यतः तीन कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें हम प्लांट्स, एनिमल्स और डिकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं। प्लांट्स को हम उस इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर्स कहेंगे, और जो एनिमल्स हैं उनको हम कंज्यूमर्स कहेंगे, और जो माइक्रोब्स हैं उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहेंगे। और हर एक घटक की यहाँ पर अपनी उपयोगिता है। अगर एक भी घटक पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं हो या वो अपना कार्य करना बंद कर दे, तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए प्लांट्स, क्योंकि उस इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा जो आगे बढ़ेगी, जो ऊर्जा का प्रवाह होगा जो अलग अलग जैविक घटकों के अंदर, वह किस रूप में होगा? ऑर्गेनिक जो फूड जो बनाते हैं पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो इसलिए उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं, क्योंकि वो उत्पादन करते हैं उस ऊर्जा का, उस यूजेबल एनर्जी का, जो कि डिफरेंट जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर वो जो उसको यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो वो कंज्यूमेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज प्रोड्यूसर्स। दे आर एक्चुअली कन्वर्टिंग द एनर्जी ऑफ द सन, ऑफ द रेडिएंट एनर्जी इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं फूड की। जबकि एनिमल्स क्या है कि उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। एनर्जी एनिमल्स की डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं एनर्जी को, सो दे आर कंज्यूमिंग, दे आर टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, और फिर वो दूसरे उस फूड चेन के माध्यम से उस एनर्जी को आगे पहुंचाने का कार्य करते हैं दूसरे ऑर्गेन्स के पास।
तो एनिमल्स को भी हम प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स में विभाजित कर सकते हैं। जैसे जो हर्बीवोर्स है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स जो हैं वो एक्चुअली कार्निवोर्स हो गए। टर्शरी और जो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हैं उन्हें हम टॉप प्रेडेटर्स भी कहते हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि जो उनके ऑर्गेनिक मैटर है उसको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। डिमिनरलाइजेशन जो प्रक्रिया ज़रूरी है ताकि मिनरल्स वापस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल में जा सके। जबकि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो वहाँ की वायु है, वहाँ का पानी है, वहाँ की मिट्टी है, सूर्य की रोशनी, वहाँ का तापमान है, ये सब उस क्षेत्र का एबायोटिक फैक्टर कहलाता है। और एबायोटिक फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एबायोटिक फैक्टर में आपको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पुल मिलेगा। आपको एटमॉस्फेयर के अंदर वो, और क्योंकि जो जीव है वो न्यूट्रिएंट्स या तो एटमॉस्फेयर से ग्रहण करेगा, या हाइड्रोस्फीयर से न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करेगा, या लिथोस्फीयर से न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करेगा। सो these abiotic factors are actually the main reservoirs of the inorganic nutrients, जो कि प्रोड्यूसर्स जो है वो सबसे पहले उनको कंज्यूम करेंगे, यूज़ करेंगे, और उसी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से वो अपना ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर लेंगे तब जाके तो C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड दे आर गेटिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर दे आर गेटिंग फ्रॉम लिथोस्फेयर। Now, what is the main goal of studying ecosystem ecology? तो उसका आंसर इसकी हेडलाइन में आता है कि इकोसिस्टम इकोलॉजी का जो मेन उद्देश्य है वह यह है एनर्जी फ्लो और केमिकल या न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का अध्ययन। एनर्जी फ्लो हमेशा जैविक घटकों के मध्य होगा, जबकि केमिकल जो है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, जिसको हम कह रिसाइकलिंग मतलब दो अलग लेवल्स पर इसकी साइक्लिंग हो रही है, एबायोटिक से बायोटिक और बायोटिक से पुनः एबायोटिक के मध्य। तो एनर्जी फ्लो हमेशा आप देखेंगे जो रेड एरोज है वो एनर्जी फ्लो को चिन्हित कर रहे हैं। तो कोई सा भी अगर आप इकोसिस्टम की बात करेंगे तो हर इकोसिस्टम का अल्टीमेट सोर्स जो है एनर्जी का वो सूर्य ही होगा। तो सूर्य जो सोलर एनर्जी के माध्यम से जो एनर्जी जनरेट कर रहा है वह एनर्जी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, फूड की एनर्जी के फॉर्म में। वह एनर्जी फिर जाएगी कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर से जाएगी डिकम्पोजर्स के पास जाएगी। और चूँकि एनर्जी जब एक लेवल से, जिसको हम हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ करेंगे ट्रॉपिक लेवल, है ना। तो अगर जब भी कोई चीज़, चाहे वो एनर्जी हो चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाती है तो ख़ास तौर पर एनर्जी का हास भी होता है, नुकसान भी होता है, और वो मुख्यतः हीट के फॉर्म में होता है। एंड हीट इज़ अ लो क्वालिटी एनर्जी, वो ज़्यादातर काम नहीं आ पाती है। तो एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर अलग लेवल पर, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जब एनर्जी का फ्लो होता है तो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का नुकसान या हास भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम एनर्जी की पर्सपेक्टिव में बात करें तो इकोसिस्टम एक क्लोज्ड ओपन सिस्टम है, क्योंकि एनर्जी का नुकसान हो रहा है और वो एनर्जी ऑब्वियसली एंट्रोपी को रेस भी करेगी। पर जब हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स हमेशा उसकी रिसाइकलिंग होगी। जैसे मान लिया एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पुल हमने लिया। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पुल मीन्स जो कि रिजर्वायर है न्यूट्रिएंट्स का, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, वह इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन लेगा? प्लांट्स लेंगे, प्रोड्यूसर्स लेंगे, और उस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को वो कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के अंदर, ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। अब वो रिजर्वायर कुछ भी हो सकता है, वो रिजर्वायर एटमॉस्फेयर हो सकता है, वो रिजर्वायर लिथोस्फीयर हो सकता है, वो रिजर्वायर हाइड्रोस्फीयर हो सकता है। तो जितना न्यूट्रिएंट्स वो लेते हैं तो वही का वही न्यूट्रिएंट वापस उस पुल में आना चाहिए, उस रिजर्वायर में आना चाहिए। अगर नहीं होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वह रिजर्वायर खाली हो जाएगा। एटमॉस्फेयर से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए गए, हाइड्रोस्फीयर से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए गए, या लिथोस्फीयर से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए गए, तो फिर वो एम्प्टी हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो फिर एक समय ऐसा आएगा इकोसिस्टम फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो जितना लिया है उतना वो वापस न्यूट्रिएंट्स देते भी हैं। तो ये जो साइकिलिंग है, जैसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गए प्रोड्यूसर्स के पास, प्रोड्यूसर ने उनको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भोजन के माध्यम से
कंज्यूमर्स के पास गए, कंज्यूमर्स से वो डीकम्पोजर के पास गए, चाहे वो डीकम्पोजर पे कैसा, या प्रोड्यूसर से भी डीकम्पोजर की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की जब डेथ होगी तो ये वही डीकम्पोजर्स हैं जो उनका डीकम्पोजिशन करेंगे, जिनका उनका अपघटन करेंगे। उस अपघटन के की जो प्रक्रिया है, जो हमने पूर्व में देखा था, माइक्रोबियल ज़ीरो सीरीज जो भी है, माइक्रोबियल सीरीज जो हमने अध्ययन भी किया था, अलग अलग स्टेजेस के अंदर माइक्रोब्स काम करते हैं, वह उस ऑर्गेनिक पदार्थ को वापस इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और वो इनऑर्गेनिक जो फॉर्म है वो पुनः अपने रिजर्वर में आ जाएगी और अवेलेबल होगी फॉर द अपटेक ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो इसलिए हम कहेंगे केमिकल्स मोर और लेस बायोटिक कंपोनेंट से एबायोटिक कंपोनेंट के मध्य उनकी रिसाइकलिंग होती है और उनका नुकसान नहीं होता इकोसिस्टम में। अगर इकोसिस्टम में अगर न्यूट्रिएंट्स का नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, डीकम्पोजिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है या दूसरी एक्टिविटी नहीं हो रही है, और वो इकोसिस्टम स्टेबल नहीं कहलाएगा। एक स्टेबल इकोसिस्टम की एक खासियत होती है कि अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स के लिए वो इकोसिस्टम एक क्लोज्ड सिस्टम है। पुनः ये एक और चित्र है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का नुकसान होता है इकोसिस्टम से, जबकि जो न्यूट्रिएंट्स है वह रिसाइकिल हो जाता है। आप रेड एरोज में देखेंगे तो वो एनर्जी का फ्लो है इकोसिस्टम में, और हीट के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि उनका नुकसान हो रहा है, जबकि जो पर्पल कलर के एरोज हैं वो न्यूट्रिएंट्स के फ्लो को दर्शा रहे हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल से प्रोड्यूसर के पास गए, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास गए, कंज्यूमर से डीकम्पोजर के पास गए, या प्रोड्यूसर से डीकम्पोजर के पास गए, पुनः वह न्यूट्रिएंट इनऑर्गेनिक न्यूट्रल पूल में आ जाएगा। इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग जो है खास करके वो क्लोज्ड है, और जबकि एनर्जी फ्लो ओपन है। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर वो काफ़ी कुछ फीडिंग रिलेशनशिप्स पर आधारित है। सिंपल फीडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय एन अनब्रांच्ड फूड चेन, a linear depiction of energy flow with each organism feeding on and deriving energy from the preceding organism. Each feeding level in the chain is called a trophic level. From the Greek trophos, feeder, and different species feed at different trophic levels. Trophic levels are the feeding position in a food chain, the sequence of consumption and energy transfer to the environment. तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं उनके बारे में आपकी जानकारी हो। बहुत ही सिंपल शब्दों में ट्रॉपिक लेवल का मतलब ये हुआ कि ऐसे समस्त ऑर्गेनिज्म जिनका फीडिंग बिहेवियर, जिनका फीडिंग हैबिट जो है एक जैसा हो, तो उन समस्त जीवों को हम एक ट्रॉपिक लेवल का मानेंगे। मान लिया कि किसी इकोसिस्टम के अंदर वे समस्त जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से निर्मित कर रहे हैं, तो हम उन समस्त जीवों को एक ट्रॉपिक लेवल का मानेंगे। चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, चाहे वो बड़े से बड़ा पेड़ हो, चाहे छोटा से छोटा एक हर्ब हो या कटीली झाड़ियाँ हो, सब के सब क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल से अपना ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट C6H12O6 बना रहे हैं। तो ये जो व्यवहार है फीडिंग, ये जो भोजन बनाने का तरीका है, इन विभिन्न प्रजातियां जो है, चाहे वो शैवाल से लेकर टॉप एंजियोस्पर्म तक की बात करें, सबका एक जैसा है उस क्षेत्र के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, दे बिलोंग्स टू अ सिंगल ट्रॉपिक लेवल। इसी प्रकार से वे समस्त जीव जो शाकाहारी हैं, जो हम कहें कि डायरेक्ट पौधों को खा करके अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो उन समस्त जीवों को हम एक ट्रॉपिक लेवल में मानेंगे। चाहे वो गाय हो, चाहे वो हिरण हो, या कोई पक्षी हो, या कोई भी हर्बीवोर हो,
कोई भी वेजिटेरियन जीव हो जो पौधों को से अपना भोजन प्राप्त करा तो उन्हें हम एक लेवल में मानेंगे। इसी प्रकार से वे समस्त जीव जो शिकार करके एक किसी एक जानवर को मार करके उससे खाते हैं और अपना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम एक ट्रॉपिक लेवल पे मानेंगे, है ना। जिसको कहना है तात्पर्य, मैं उसे प्रीडेटर की बात कर रहा हूँ। तो ट्रॉपिक लेवल का मतलब यही हुआ कि ये फीडिंग पोजीशन बताता है फूड चेन के अंदर, क्योंकि ट्रॉपिक इकोसिस्टम के अंदर जो जैविक घटक में जो जीव हैं वो आपस में फीडिंग हैबिट से, फूड चेन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और जिन सब का भोजन व्यवहार, जिन सब जीवों का भोजन व्यवहार एक जैसा हो, एक तरीके से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम एक ट्रॉपिकल लेवल का सदस्य मानते हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स, तो ट्रॉपिक लेवल को हम कैपिटल टी और न्यूमेरिकल नंबर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया और T5। तो T4 और T5 अधिकतम है। कभी भी ट्रॉपिक लेवल T4 या T5, T6 का भी ट्रॉपिक लेवल आपने नहीं सुना होगा, या कभी किसी ने बताया होगा। मैक्सिमम T5 तक ट्रॉपिक लेवल होते हैं, चाहे इकोसिस्टम कोई सा भी। उसके भी कई सारे कारण हैं कि भाई ट्रॉपिक लेवल T6 क्यों नहीं होता, उसके भी कई सारे कारण हैं, हम आगे उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रोड्यूसर्स, दे बिलोंग्स टू T1 लेवल। चाहे प्रोड्यूसर कोई भी हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़े से बड़ा पेड़ भी हो, वो T1 पे ही आएगा। दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, so they are actually oxygen producing autotrophs, and they are self feeders, such as plants and cyanobacteria that extract energy from sunlight and chemical building blocks from inorganic world, water and carbon dioxide, है ना। तो कुल मिलाकर के जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहेंगे। और उन्हें, उन समस्त प्रोड्यूसर्स को हम T1 ट्रॉपिक लेवल का सदस्य मानेंगे। दूसरा जो आता है वो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। दे आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम लाइव ऑर्गेनिक मैटर एंड ट्रांसफॉर्म इट टू इंश्योर द कंस्टिट्यूशन एंड फंक्शनिंग ऑफ देयर ऑर्गन्स। दे आर कन्वेंशनली डिवाइडेड इंटू 3 मेजर कैटेगरीज: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड पैरासाइट्स। तो कंज्यूमर्स क्या है? जो सीधा ऑर्गेनिक मैटर का उपभोग करते हो, तो उन्हें हम कहेंगे कंज्यूमर्स। दे आर बेसिकली एनिमल्स, और वो उनको भी हम 3 बड़ी कैटेगरीज, चाहे वो शाकाहारी जीव हों या मांसाहारी जीव, जिसे कार्निवोर्स कहते हैं, शाकाहारी जीव हर्बीवोर्स है, या पैरासाइट्स, उनमें हम डिवाइड कर सकते हैं। हर्बीवोर्स ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो डायरेक्टली जो होते हैं ये T2 लेवल पर आएंगे। इनका ट्रॉपिक लेवल T2 होगा, क्योंकि ये सीधा पौधों को फीड करते हैं या उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कार्निवोर्स जो होते हैं ये भी कंज्यूमर्स है, बट ये हर्बीवोर्स जो है उनको खाते हैं। तो इनमें भी फिर कार्निवोर में भी प्राइमरी का कार्निवोर होता है, अच्छा इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं, जैसे इनको ये T3, T4, T5 लेवल तक हो सकते हैं। डेट्रीटिवोर्स जो होते हैं, डीकम्पोजर्स, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनका कोई फिक्स टॉपिक लेवल नहीं है, ये कहीं पे भी एक्ट कर सकते हैं। चाहे वो प्लांट अगर कोई प्लांट की पत्ती अगर किसी पौधे की पत्ती टूट करके नीचे गिर जाएगी तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उस पर ये फीड कर सकते हैं और उस ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देंगे इनटू इनऑर्गेनिक मैटर, जो वापस न्यूट्रिएंट पुल में चला जाएगा। ये किसी T2 लेवल का हो, चाहे T3 लेवल का हो, या T4 लेवल का, या T5 लेवल के जीव पर, किसी पर भी ये उसकी मरणोपरांत, उसकी मृत्यु के पश्चात उस पर एक्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो ट्रॉपिक रिलेशनशिप होती है इकोसिस्टम के अंदर, वो इस प्रकार से होती है। अलग ट्रॉपिक लेवल की जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में भोजन श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। और आप ट्रॉपिक लेवल को देखेंगे तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। सूर्य
कोई भी टॉपिक, कोई भी इकोसिस्टम है, उसका अल्टीमेट ऊर्जा को प्रदान करने वाला जो सोर्स है वो सूर्य है। तो उस सूर्य की ऊर्जा को कौन यूज़ कर रहा है? सबसे पहले T1 उस ऊर्जा को वो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जो बाकी दूसरे सदस्य ग्रहण कर सके। T1 से फिर ऊर्जा भोजन के माध्यम से और जो न्यूट्रिएंट्स है वो T2 में जाएगा। T2 क्या है? हर्बीवोर्स है या प्राइमरी कंज्यूमर्स है। T2 से फिर वो T3 में जाएगा। T3 क्या है? प्राइमरी कार्निवोर्स हो गए या सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए जो कि हर्बीवोर्स को मार के खाते हैं। T3 से वो जाएगा T4 के पास। T4 क्या हो गया? वह टॉप प्रेडेटर्स हो गए या टॉप कंज्यूमर्स हो गए। बट ट्रॉपिक लेवल नेवर एक्सीड्स बियॉन्ड T4 और T5 लेवल। इसका मुख्य कारण है कि बिकॉज आफ्टर T4 और T5 लेवल ऑप्टिमल फॉरेजिंग इज नॉट पॉसिबल। ऑप्टिमल फॉरेजिंग मीन्स जहाँ पर कॉस्ट और बिहेवियर का अध्ययन भी किया जाता है कि जो है एफिशिएंसी जो है वो जैसे 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 जब आगे हायर टॉपिक लेवल पे जाएंगे जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी वो कम होती रहती है। और ऊर्जा का जो ट्रांसपोर्ट है, कितनी ऊर्जा जाती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको T1 मिलेगी, उससे बहुत ही कम 10% के आसपास ऊर्जा। अगर मान लिया कि 100 जूल ऊर्जा T1 पे है तो 10 जूल ही T2 पे जाएगी, फिर 10 जूल से 10% 1 जूल ही T3 पे जाएगा और 1 जूल का 10% लगभग 0.10 के आसपास ही T4 पे जाएगा। और T4 T5 पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका आकार बहुत बड़ा होगा, जैसे कि मान लिया टाइगर है, शेर है, लायन है, दे आर टॉप प्रेडेटर्स इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो उनको मारकर खाने वाला जो जीव होगा उनसे दुगने आकार का होना चाहिए। उस दुगने आकार तक जाने के लिए इतनी ऊर्जा ही नहीं बचती T5 लेवल तक कि वैसा 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 जीव जीवित रह पाए। इस कारण टॉपिक लेवल कभी T4 T5 से ज़्यादा नहीं हुआ। और दूसरा, ऑप्टिमल फॉरेजिंग पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिमल फॉरेजिंग मतलब ये एक ऐसा बिहेवियर है जिससे क्या कॉस्ट और बेनिफिट जो है, कॉस्ट का मतलब यहाँ पर है कि कोई शिकारी अगर किसी शिकार को प्राप्त करता है, उसको मार के खाता है, तो वो कितनी ऊर्जा स्वयं की लगाता है उस शिकार को पकड़ने में, उसको खाने में, उसको ढूंढने में, उसको पकड़ने में, उसको खाने में जितनी ऊर्जा व्यय करता है उससे अधिक उसको प्राप्त होनी चाहिए। तो कॉस्ट मतलब किसी, जैसे मान लिया शेर ने किसी जीव किसी हिरण या किसी भैंसे का शिकार किया तो उसने कितनी ऊर्जा खर्च करी उसको ढूंढने में, पकड़ने में, उसको खाने में, उसको वो उसकी कॉस्ट कहलाएगी। और बेनिफिट क्या हुआ कि उस शिकार से उसको कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसे हम कहेंगे बेनिफिट। मान लिया उसने 100 जूल तो ऊर्जा खर्च कर दी, पर मिला उसको खरगोश और उससे उसको 20 जूल ही प्राप्त हो रहा है, तो वो तो ऑप्टिमल फॉरेजिंग जो होगी, वो जो फॉरेजिंग बिहेवियर वो ऑप्टिमल फॉरेजिंग नहीं कहलाएगा। ऑप्टिमल फॉरेजिंग तभी कहलाएगा जब बेनिफिट अधिक हो, कॉस्ट कम हो, तो हम कहेंगे वह शिकार करने का प्रवृत्ति सटीक है, सही है और उस शिकारी को जीवित रखेगी। और चूंकि जैसे जैसे हम T4 से T5 पे जाएंगे तो ऑप्टिमल T5 से T6 पे जाने की कोशिश करेंगे। T6 को क्यों नहीं होता? क्योंकि T5 के बाद ऑप्टिमल फॉरेजिंग संभव ही नहीं है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं और हमने इकोसिस्टम स्टार्ट किया है और ख़ास करके हमने इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में जाना है। बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में इकोसिस्टम इकोलॉजी में हम मुख्यतः किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एनर्जी फ्लो का या न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग का, और साथ में जो इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ तक हो सकते हैं, इन चीज़ों का अध्ययन क्या है। इसके बाद हम अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे।